नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब देखिए, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा अबाउट द CUET PG एग्ज़ाम, जो कि दोस्तों बॉटनी का है। मैं उसके बारे में बात करूंगा, उसका सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं मैं। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन बॉटनी के ऊपर, जिसका कोड SCQP07। इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कशन करना इसलिए हो जाता है दोस्तों, क्योंकि मेजर जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, आप अपने प्रिपरेशन को किस डायरेक्शन में ले जाएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि आपके पास बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और उसमें इसको कैसे टैकल करना है। बीच में इन्होंने यहाँ पे भी रिलीज़ कर दिया है, हालांकि बात चली रही थी, लेकिन फिर इन्होंने डिस्कशन स्टार्ट कर ही दिया है इसके ऊपर कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी होगी इसके दौरान, प्रिपरेशन के दौरान। और दोस्तों, मैं इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ अबाउट द सिलेबस, क्या चेंजेस हुए हैं इसके बारे में बात करूँगा। बॉटनी का सिलेबस है ये, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि क्वेश्चन पेपर जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ 75 ही क्वेश्चंस रहेंगे। सेक्शन ए को हटा दिया गया है। अब तक तो आप लोगों को पता चली गया होगा ये बात, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, ठीक है। सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज पे ही होगा आपके, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक इंपॉर्टेंट बुक भी बनाई है कि बॉटनी के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जरूर देख लीजिएगा, इसी चैनल पे अवेलेबल है। उसके अलावा कोई और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अक्सर होगा क्या कि आप फिर मल्टीपल रेफरेंसेस पे जाएंगे और फिर वही लास्ट में इन द एंड वही होता है कि फिर प्रिपरेशन आधी अधूरी रह जाती है, सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। और बॉटनी तो सबसे टफ तब हो जाता है जब लास्ट मोमेंट पे अच्छे से रिवीजन ना हो, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ये बात भी सही है। द क्वेश्चंस विल बी बाईलैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश, वो तो ठीक ही है। बिल्कुल नया सिलेबस है, ठीक है दोस्तों। नया क्या है, पुराना ही सिलेबस था, बस सेक्शन ए हटा दिया गया, बाकी सब वही है। इंपॉर्टेंट क्या बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा। फाइकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अब देखिए, माइक्रोबायोलॉजी बहुत ही ब्रॉड टॉपिक हो जाती है, तो इसमें माइक्रोबायोलॉजी सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो माइक्रोबायोलॉजी के लिए भी मैंने बुक्स पूरी बता रखी है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी की बुक्स अवेलेबल हैं, ठीक है। उसमें मैंने दुबे साहब की किताब मैंने बताई, उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छी है। और फाइकोलॉजी में आपको क्या करना है कि रेड एल्गी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बैट्रेकोस्पर्मम से बहुत अच्छा सवाल आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आ जाते हैं वो दोस्तों आपके हो जाते हैं जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे हैं, ठीक है। हालांकि है आगे टॉपिक, लेकिन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दोनों का जरूर पढ़ लीजिएगा। माइक्रोबायोलॉजी में दोस्तों आर्के बैक्टीरिया से बहुत अच्छे सवाल बने थे, पिछले बार भी, उससे पहले भी। मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चंस, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस, दीज आर गोइंग टू बी अ वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चंस इनटू योर अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ CUET PG बॉटनी, ठीक है। इसको भी ध्यान दीजिएगा। बायोमोलिक्यूल्स, देखिए बायोमोलिक्यूल्स अब ब्रॉड नहीं है, ठीक है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में होता है तो समझ में आता है। बायोमोलिक्यूल्स में आप स्पेसिफिकली कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स में भी स्पेसिफिकली रामचंद्रन प्लॉट को, हालांकि IIT जैम की तरह नहीं है ये एग्जाम, लेकिन फिर भी आप रामचंद्रन प्लॉट को बहुत अच्छे से देखिएगा। उसके अलावा इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स के नाम ये लोग बहुत पूछते हैं। कोलेजन में जो 3 ट्रिपल हेलिक्स थे उसका नाम पूछ दिया था उन्होंने एक बार, तो इन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा था। आई थिंक बायोकेमिस्ट्री का पेपर था, उसमें सोडियम और पोटेशियम के ऊपर बहुत अच्छा उनका मिली इक्विवेलेंट में, जब वो सोडियम बाहर जाता है पोटेशियम अंदर रहता है, तो उनका कंसंट्रेशन कितना रहता है विद इन एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, इतना जो है डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया था। तो बी वेरी मच प्रिपेयर्ड। अगर इन्होंने सेक्शन ए हटाया है तो सेक्शन बी, यानी कि जो सिर्फ 75 नंबर के जो सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसको ये टफ बनाने वाले हैं, ठीक है। सेल बायोलॉजी। और फिर आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग फॉरेन राइटर्स की किताब इस एग्ज़ामों के लिए मत पढ़िएगा, ठीक है। वो CSIR के लिए पढ़ी जाती हैं, JRF के लिए पढ़ी जाती हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको कि आप जो है अज्ञानी हो जाएंगे या कुछ भी, लेकिन फिर भी इस वक्त उन सारी किताबों से कोशिश करिए बचने की, ठीक है। अगला है दोस्तों माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में दोस्तों पूरा फंगस के बारे में पढ़ना होता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इस पे बहुत आता है। पैरासेक्सुअलिटी पे सवाल बनते हैं, लाइफ साइकिल पे सवाल उठा करके ज़रूर पूछा जाता है। फिर आपको फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। लाइकेंस का क्या रिलेशन है इससे, ये भी आपको याद रखना है। फाइटोपैथोलॉजी, मैंने पैथोलॉजी की, प्लांट पैथोलॉजी के ऊपर पूरी बुक की रिव्यू किया हुआ है, उसको भी आप जा करके देख सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है। CUET PG का तो आपको 90% मटेरियल मेरे ही आपको वीडियोस से मिल जाएंगे, ठीक है। आर्किगोनिड, देखिए अब ये क्या है ना कि ये एक स्पेसिफिक टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ के छोड़ दिया करते थे, ठीक है। आप इसको जो है बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। जब नोट्स वगैरह की भी ज़रूरत होगी तो मैं इसको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। एनाटॉमी एंड एंजियोस्पर्म्स, एनाटॉमी में बहुत ध्यान से देखिएगा। सेकेंडरी जो आपके ग्रोथ होते हैं उससे सवाल बहुत आते हैं। और दोस्तों एंजियोस्पर्म में ये लोग फैमिली स्पेसिफिक बहुत हो जाते हैं, ठीक है।
कोई भी रैंडम सा एग्जांपल उठा करके ये किस फैमिली से बिलोंग करता है इससे पूछ देते हैं लोग सवाल। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से थोड़ा सा संभल करके रहिएगा और कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, निमोनिक बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक बॉटनी में पूरे आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वगैरह आ जाएंगे। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके बायोडीजल प्लांट्स हैं जैसे कि जथरोफा वगैरह, तो इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी आप इकोनॉमिक बॉटनी को एज ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट या मेडिसिनल पर्पजेस से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, रॉवल्फिया सरपेंटाइना वगैरह हो गया। रॉवल्फिया सरपेंटाइना पर वैसे मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जेनेटिक्स एक ब्रॉड टर्म है, अगर आप यहाँ पे देखने लगे तो आपको ये फील होगा कि जेनेटिक्स तो पूरा एज अ सब्जेक्ट ही आया है, तो जेनेटिक्स में आप क्या पढ़ेंगे। हालांकि मैं इसके ऊपर वीडियो लेकर के आऊँगा कि आपको क्या पढ़ना है इसके अंदर, फिर भी मैं एक रफ आइडिया दे देता हूँ। जेनेटिक्स में आप कोशिश करिएगा मेंडल के सेकंड लॉ को पढ़ने की, उसके बाद जो डेविएशंस है मेंडल के उसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। एपिस्टेसिस पे सवाल बन सकते हैं, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। अब ब्लड ग्रुप का इससे क्या लेना देना है, लेकिन सवाल देखे गए हैं दोस्तों, आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब भाई जेनेटिक्स की शुरुआती बॉटनी वालों ने की थी, वो बात अलग है। मैथमेटिक्स वाज अ की फैक्टर इन्वॉल्व इनटू द प्राइमरी इवोल्यूशन ऑफ द जेनेटिक्स बाय द वे, लेकिन फिर भी जेनेटिक्स को पहचान मटर के प्लांट से सारा खेल स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसको शुरुआत दी किसने, जर्क दिया किसने, बॉटनी नहीं दिया था। तो कोशिश करिए कि प्लांट बेस्ड जेनेटिक्स को ज़्यादा करिए, ठीक है। एक रैंडम पौधा है, ये इतना उग रहा है, ठीक है, ये टॉल है, ये डॉर्फ है, बहुत सारे रेशियोज़ याद करने हैं, बहुत सारे रेशियोज़ निकालिए, उसके ऊपर इंपॉर्टेंट जो है चर्चाएं करिए, टीचर्स से बात करिए, अपने प्रोफेसर से डिस्कशन करिए, ठीक है। अभी टाइम है तो आप कर सकते हैं। अगेन लोग, दिस इज़ अ वेरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज़ सीरियसली अ वेरी डेंजरस टॉपिक। अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को सीरियस नहीं लेते हैं तो आप मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो सकता है आप सेलेक्ट हो जाएं, बट उतने अच्छे मार्क्स से नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज़ अ वेरी की फैक्टर। अभी मैं आपसे बायोकेमिस्ट्री का और लाइफ साइंस का, माइक्रोबायोलॉजी का भी सिलेबस डिस्कस करूंगा, आपको ये हर जगह दिखेगा। इसके क्वेश्चंस भी आपको ज़्यादा दिखेंगे। कैसे आते हैं जी इसके क्वेश्चंस आते हैं आपको, इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि ट्रांसलेशन से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। अमीनो एसिड पेप्टाइड पे जो है क्वेश्चन बहुत अच्छे आ जाते हैं। मैन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लैक ओपेरॉन, ठीक है। लैक क्या, कोई भी सा भी ओपेरॉन ये लोग ऑपरेट करने के लिए दे सकते हैं, तो आप लोग इसको भी बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्लांट इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी, देखिए प्लांट इकोलॉजी तक समझ में आता है कि प्लांट इकोलॉजी ठीक है, फाइटोजियोग्राफी में आपको पूरी याद करनी पड़ती है, और इसको कहीं ना कहीं आपको वर्ल्ड मैप से और इंडियन मैप से इसको लिंक करके देखना पड़ता है, ठीक है। और दोस्तों प्लांट सेमेंटिक्स, इसको भी देखना है आपको कि कैसे प्लांट का डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी ऑफ द एंजियोस्पर्म, बेसिकली आपको इसमें एम्ब्रियोलॉजी पढ़नी है, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एम्ब्रियोलॉजी में बस ये नहीं ट्रिपल फ्यूजन पढ़ लिया आपने, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया एंड दैट्स ओवर। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में बहुत अच्छे सवाल बन सकते हैं, ठीक है। एपोमिक्सिस से बहुत अच्छा सवाल बनता है, पॉलीएम्ब्रियोनी से बहुत अच्छा सवाल बनता है। फिर उसके बाद दोस्तों जो कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्लांट्स हैं जो आपको बिना सीड के दिख जाएंगे, ठीक है, लेकिन उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ वो होंगी जो सीड वाली होती हैं, ठीक है। फिर आपको बहुत सारे प्रॉपर्टी डाइकॉट और मोनोकॉट मर्ज होते हुए दिखता है, वो भी दिखेगा, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी में आपको कुछ नहीं करना है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म ढंग से पढ़ लीजिएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन ढंग से पढ़ लीजिएगा। हालांकि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए, बिकॉज प्लांट मेटाबॉलिज्म हैव बीन प्रोवाइडेड हियर इनटू द नेक्स्ट टॉपिक। तो प्लांट मेटाबॉलिज्म में ये पढ़ेंगे, लेकिन प्लांट फिजियोलॉजी में क्या आपको स्पेसिफिक करना है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन को ढंग से देखना है, C2C3 साइकिल वगैरह देखनी है, कैम प्लांट्स को देखना है, ठीक है। उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। हालांकि इसके पेपर्स को भी मैं डिस्कशन करूंगा, यू डोंट वरी। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, अगेन इन्होंने प्लांट बायोटेक्नोलॉजी लिख तो दिया, लेकिन अब क्या करना है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में, क्योंकि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में तो अलग से आपका जो है MSc का एंट्रेंस भी होगा। अभी मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा इसके आगे, ठीक है। तो वो भी आप लोगों को पढ़ना है। तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में आप क्या पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ेंगे आप, प्लांट ब्रीडिंग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ेंगे। हालांकि सब इसी में आ जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन वगैरह सब कुछ इसी में इंक्लूड होगा, आपको मिलेगा, ठीक है। तो जो इंसान जेनेटिक्स पढ़ लिया वो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक को टारगेट कर सकता है उसी जेनेटिक्स से। एक तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अपने आप टारगेट हो जाएगी, प्लांट की बायोटेक्नोलॉजी उसी में टारगेट हो जाएगी, ठीक है। तो बी वेरी मच श्योर व्हेन यू आर गोइंग टू गिव दिस एग्जाम, आपको इतने सारे टॉपिक्स से प्रिपेयर होना है। ये नहीं कि आपने कोई मॉर्फोलॉजी पढ़ ली है, टेक्सोनॉमी पढ़ लिया, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया तो आपका काम खत्म। इसके अलावा आपको मोल बायोलॉजी जेनेटिक्स से पीछा नहीं छूटेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्लांट फिजियोलॉजी
हालांकि बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है, लेकिन तब तक है जब तक आप उसकी साइकिल्स को भूल ना जाएं, ठीक है दोस्तों। अक्सर बोलते बोलते मैं ये हंस देता हूँ कि रीज़न ये है दोस्तों कि आप जितना भी आप पढ़ते हैं कहीं ना कहीं इन द एंड साइकिल में आप अगर एक पोर्शन भूले तो पूरा आप भूल सकते हैं, ठीक है। साइकिल के की पॉइंट्स आपको याद कैसे करने हैं वो सारी भी मैं डिटेल्स आपको दे दूंगा। बहुत सारे लोग बहुत सारे रंग की वीडियोस बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, आपको बहुत प्रिसाइज रहना है, एक ही टीचर से पढ़ना है, जिससे भी पढ़ लें आप, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे से पढ़िए, जिससे भी पढ़ रहे हैं पढ़िए, क्योंकि अब वेराइटीज़ बहुत हो गई हैं टीचर्स की, बुक्स की, मटेरियल्स की, स्पेसिफिक रहिए, ठीक है। सब कुछ यू डोंट हैव टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग। और जो एग्ज़ाम्स के टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ता है ना उसकी सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। जो स्पेसिफिक हो करके पढ़ता है सिर्फ उसी की सिलेक्शन होती है। फिर करो यार एमएससी में तो पढ़ना ही है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी अबाउट सिलेबस ऑफ बॉटनी 2024 में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, लेटेस्ट सिलेबस जो रिलीज़ किया गया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ 75 क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन ए को हटा दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।